हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स में। आशा है कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और चीज़ें आपको जो भी पढ़ाई जा रही है यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ ही रही होंगी। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस यानी विलयन। इस चैप्टर के अभी तक टोटल 6 वीडियोज हो चुके हैं, छोटे छोटे से वीडियोज हैं। आज आपका जो 7th नंबर का वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा था इसी चैप्टर का, उसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। देखो, अणुसंख्य गुणधर्म में हमने आपको बताया था कि टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई थी और आज हमारी दूसरी प्रॉपर्टी उसकी स्टार्ट हो रही है। और दूसरी प्रॉपर्टी का जो नाम है उसका नाम क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन वाला पार्ट आज आपका स्टार्ट हो रहा है। और कंप्लीट एक जो पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है वो कौन सा कंप्लीट हुआ है, वो कंप्लीट हुआ है रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना, यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये जो थ्योरी है ये आपकी कंप्लीट हुई है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट की थी। और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल थे वो भी हम लोगों ने उसी के साथ कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अपना आपका यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स और मैं हूं आपका दोस्त अनुसर। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है ये आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है केमिस्ट्री और यहाँ बीच में अंडरस्कोर है, केमिस्ट्री अंडरस्कोर लर्निंग्स। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी और यूट्यूब चैनल आप तो देख ही रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, हमें आज पढ़ना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो को बोला गया फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक होता क्या है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वथनांक क्या होता है। तो बोला गया है स्टेज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की एक ऐसी स्टेज एट विच द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। यानी कि एक ऐसी अवस्था, तापमान की एक ऐसी अवस्था जिसमें उस लिक्विड का जो वाष्प दाब है यानी कि वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब, और वो किसके इक्वल हो जाए, वो हो जाए वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है ना, यानी कि टेम्परेचर की एक ऐसी स्टेज जिसमें जो सोल्यूशन का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब को इक्वल हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वथनांक, यानी कि उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि तापमान की एक ऐसी अवस्था जिस पर किसी एक तरल का वाष्प दाब, यानी कि एक तरल का जो वाष्प दाब हो जाता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वह उस तरल का क्वथनांक कहलाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना, तो हम समझ गए। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कोई भी चीज या कोई भी लिक्विड जब बॉइल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस लिक्विड द्वारा क्रिएट किया गया वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ठीक है ना, और ऐसी स्टेट की जब कंडीशन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमें एलिवेशन पढ़ना है, नहीं बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि कब होती है। तो सिंपल सी बात है, आप देखें बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है। बोला गया है नाउ नाउ कम टू द मेन पॉइंट अबाउट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक के उन्नयन की मेन पॉइंट के बारे में हमें पढ़ना है कि बॉइलिंग बढ़ता कब है। देखो, बोला गया व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जब हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक शुद्ध विलायक है। क्या है, शुद्ध विलायक है, उसमें कोई भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि कोई भी एक आवातशील पदार्थ अगर उसमें हम घोल देते हैं, इसका जो बोला गया है इट्स बॉइलिंग पॉइंट गेट्स लोअर्ड, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। सिंपल सी बात हमने क्या बोली, मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट यानी शुद्ध विलायक है, उसमें अगर हमने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घोल दिया है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है क्यों, क्योंकि दिस इज बिकॉज वेपर प्रेशर इज गेटिंग लोअर्ड, क्योंकि इस कंडीशन पर वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा।
तो अगर हमें सेम वेपर प्रेशर चाहिए टू अटेन द सेम वेपर प्रेशर, यानी कि अटेन सेम वेपर प्रेशर का मतलब अगर हमें वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, तो वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, यानी कि इसका मतलब हमें ये क्या होगा, हमें टेम्परेचर सिस्टम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और जो टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हुआ है, यानी टेम्परेचर में जो हमने वृद्धि की है, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग। अब सिंपल टर्म में जो हम अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करें, समझिए। देखो क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई प्योर सॉल्वेंट है, इसमें हमारे पास एक लिक्विड भरा हुआ है, वो हमारा लिक्विड है कैसा, वो हमारा लिक्विड है प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। अगर हमने कोई भी इसमें एक ऐसा सोल्यूट पार्टिकल मिलाया जो नॉन वोलेटाइल है, यानी कि जो अवाष्पशील है, तो जैसे ही इसमें कोई हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे, सिंपल सी बात है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होने का सबसे मेन रीजन है क्योंकि इसमें वाष्प दाब कम हो गया। क्यों वाष्प दाब क्यों कम हो रहा है, ये बात हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वाष्प दाब क्यों कम हो गया। क्योंकि वाष्प दाब कम होने का रीजन ये होता है कि जैसे मान लेते हैं इसमें कोई भी हम लोग यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे, तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, वाष्प बनने का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम हो गया तो मतलब वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी मतलब वाष्प दाब कम हो गया, वाष्प दाब कम हो गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। और अगर हमें सेम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही टेम्परेचर हमने वो बढ़ाया, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। तो जो भी टेम्परेचर में जो थोड़ा सा हमने इंक्रीमेंट किया है यहाँ पर, ठीक है ना, जो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल से टर्म में हमने आपको यहाँ पर बताया बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी जनरल सा सॉल्यूट था, सॉल्वेंट था, उसमें हमने कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। और अगर हमें फिर से वही बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसी को, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो चलिए हम आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 स्टार लगे थे, एक स्टार यहाँ पर हमने लगाया था और एक स्टार यहाँ पे लगाया था। दोनों स्टार का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, बोला गया है इट इज इम्पोर्टेंट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, हमेशा कम होता है, ठीक है। सेकंड स्टार में बोला था द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वुड बी हायर देन द प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा ही होगा। ये दोनों थ्योरीज आप जो है अभी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो एक बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगी, इसमें कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं है। अब देखो अगर हम अकॉर्डिंग टू ग्राफ, देखो अभी हमने ऊपर एक छोटा सा ग्राफ बनाया था, ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर देखें, देखो जरा ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को देखते हैं। ये जो हमारे पास ये जो पहली लाइन है, ये सॉल्वेंट को बता रही है, ये जो पहली लाइन है सॉल्वेंट को बता रही है, और ये दूसरी लाइन हमारे सोल्यूशन नंबर 1 को बता रही है, और ये तीसरी लाइन हमारे सोल्यूशन नंबर 2 को बता रही है, ठीक है ना। ये जो सोल्यूशन नंबर 1 है वो ए पॉइंट इधर आता है, इधर बी पॉइंट आता है, और यहाँ पर आता है सी पॉइंट आता है। और इधर सॉल्वेंट के केस में देखो ये प्रेशर है, इधर सॉल्वेंट के केस में हमारे पास इधर डी पॉइंट पर आता है, और यहाँ पर क्या आता है, ई पॉइंट पर आता है। तो ये सभी आप पॉइंट को याद रखेंगे यहाँ पर। अब देखो ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, और ये हमारे पास सोल्यूशन 1 का टेम्परेचर है, और ये हमारे पास सोल्यूशन 2 का टेम्परेचर है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला गया है, बोला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 1। सोल्यूशन 1 का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आप ये देखिए, सिंपल सी बात है। देखो T1 टेम्परेचर ज्यादा है, T0 से कम है, तो इसका मतलब हो जाएगा जो सोल्यूशन फर्स्ट के लिए बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन हो जाएगा वो हो जाएगा T1 माइनस T0। लेकिन सोल्यूशन सेकंड के लिए हो जाएगा T2 माइनस T0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T2 माइनस में T0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1 माइनस T0 को हम लोगों ने लिख दिया डेल्टा TB1, और इसको T2 माइनस T0 को लिख दिया डेल्टा TB2। इतना समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है ना। अब देखो इसका हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता क्या है। देखो जरा फिर से वही ग्राफ जो वहां पे लिखा था, सेम वही ग्राफ हम यहाँ पे फिर से लेते हैं, अब जरा ध्यान से समझेंगे। देखो ग्राफ में इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है,
ग्राफ में इन्होंने ये कहा है, सी द ग्राफ केयरफुली, ग्राफ को बहुत ध्यान से समझिए। इन्होंने ये कहा इफ द कर्व डी बी एंड ई सी आर एज्यूम टू बी स्ट्रेट, यानी कि ये जो डी बी कर्व है, यहाँ पर ये वाला कर्व है, इसको इन्होंने कहा कि अगर इसको कर्व ना मान के अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन माने, और सेम इसी कर्व को कर्व ना मान के अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन माने, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल हो जाएगा ए बी डी, एक ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ए सी ई, दो ट्रायंगल हो गए नहीं हो गए, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल हो गए? सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और जैसे सिमिलर ट्रायंगल हुए, इसका मतलब ये हुआ कि पहली कंडीशन में देखो, इसका मतलब ये हुआ ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, ये तो हुआ ना। देखो फिर से समझिएगा, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई हुआ यहाँ पर। तो हमने ये लिखा ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। तो ए बी का मतलब होता है, देखो ए बी का मतलब होता है कितना, टी वन माइनस टी नॉट, या टी वन माइनस टी बी हो गया। और ए सी का मतलब ये होता है कितना, टी टू माइनस टी नॉट, यहाँ पर ये टी टू माइनस टी बी हो गया। अच्छा, ए डी का मतलब क्योंकि ये वेपर प्रेशर को बता रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, पी नॉट माइनस पी वन, और यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट माइनस पी टू। तो जैसे ही इसको हम समझेंगे यहाँ पर, तो टी नॉट टी वन माइनस टी बी को हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी वन, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। और टी टू माइनस टी बी को लिख सकते हैं डेल्टा टी बी टू, और इधर हो जाएगा डेल्टा पी वन अपॉन डेल्टा पी टू। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा टी बी, देखो इसको डेल्टा टी बी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा पी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी कह सकते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इज सेड दैट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर के लोअरिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम लोगों ने राउल्ट लॉ में पढ़ा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो जैसे हमने इस कंडीशन को सॉल्व किया, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू एम डैश होता है। तो हमने पी नॉट माइनस पी को डेल्टा, देखो पी नॉट माइनस पी को हमने डेल्टा पी लिख दिया, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू एम डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट इंटू एम इंटू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एम डैश निकल के आ गई। अगर हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, तो उस केस में पी नॉट एम हमारा यूनिटी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एम डैश। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पर समझ में आ गई, ठीक है ना। हमने क्या निकाला, डेल्टा पी इक्वल टू निकाला डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एम डैश निकाल दिया। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी पढ़ा था, और डेल्टा पी की वैल्यू देखो हम लोगों ने यहाँ निकाल दी। इसका मतलब ये कर सकते हैं डेल्टा पी की जगह डेल्टा टी भी रख सकते हैं। तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एम डैश लिख सकते हैं। और ये डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एम डैश हमको पता है, ये हमारी होती है मोलेलिटी। क्या होती है? मोलेलिटी होती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, जहां पर स्मॉल एम हमारी क्या हो जाएगी, मोलेलिटी हो। और जैसे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, क्या, के बी आ जाएगी। तो हमारे पास डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू स्मॉल एम। क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, जहां पर डेल्टा टी बी क्या होता है, रिलेटिव वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। के बी क्या होता है, के बी देखो बॉइलिंग के केस में है, जिसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और स्मॉल एम हमारी क्या होती है, इसको बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। तो above equation represent the relationship between the elevation of boiling point and the molality of the solution। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन क्या हो गया, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। अच्छा, एक बात और, पूरा डेरिवेशन समझ में आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम होता है। बाकी हमें पूरे डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो सिर्फ यहीं से आते हैं, डेरिवेशन से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना। फिलहाल 12th में तो नहीं आता है, बाकी की कहानी आगे वो अलग कहानी होती है, आगे को हमें अभी नहीं देखना है, अभी केवल 12th में देखना है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, जहाँ पर के बी होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डेल्टा टीबी का मतलब होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, स्मॉल एम का मतलब होता है मोलैलिटी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अब देखो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है। क्या हमने पढ़ना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब केबी क्या होता है। अब देखो हमें ये पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू में स्मॉल एम। यानी कि अगर मोलिलिटी को 1 हम कर दें,
अगर मोलिलिटी को 1 कर दें तो डेल्टा टीबी और केबी इक्वल हो जाएंगे। अगर मोलिलिटी 1 हो जाएगा तो डेल्टा टीबी और केबी इक्वल हो जाएंगे ना। तो यही यहाँ पे बोला गया इफ स्मॉल एम इक्वल टू 1 तो केबी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी। इफ द मोलिलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज यूनिटी, यानी कि अगर सोल्यूशन की मोलिलिटी अगर एक है तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल हो जाएगी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पर, समझ गया यहाँ पर। अब अच्छा हमें केबी की यूनिट बतानी है, तो केबी की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन मोलर इनवर्स हो जाएगी, या डिग्री सेल्सियस मोलर इनवर्स हो जाएगी, या केल्विन किलोग्राम पर मोल हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है, ये कई बार हर बार यूज होती है, तो हमें ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डेल्टा टीबी सॉरी डेल्टा केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी हमने रिलेशन निकाल दिया। ये कब निकाला, जब हमारे पास मोलरिटी कितनी हो जाए, एक हो जाए, और केबी का हमारे पास रिलेशन आ गया, केबी का यूनिट आ गई, केबी इक्वल टू होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स एवीएस की यूनिट होगी। ठीक है, अब देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला निकल के आते हैं। देखो केबी इक्वल टू क्या होता है, केबी इक्वल टू होता है एम आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, फॉर्मूला थोड़ी कई बार यूज हो जाता है, कई बार नहीं यूज होता है। जहाँ पर देखो डेल्टा टी बी हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। डेल्टा एच बी क्या होता है, मोलर एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट की जो है वेपराइजेशन एंथैल्पी होती है। एम हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास होता है। और आर हमारा जो है गैस कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें ये जो डेल्टा एच अपॉन एम की बात करें, डेल्टा एच अपॉन एम को हम देखो डेल्टा एच बी अपॉन एम को हम लिख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एल बी लिख सकते हैं। तो इनकी जगह पर एल बी रखेंगे, तो जैसे हम एल बी रखते हैं यहाँ पर तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है क्या, के बी इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल बी, डेल्टा एल बी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। ये लेटेंट हीट के केस में फॉर्मूला होता है, बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है ना, बस हमें इतना ही पढ़ना था आज की डेट में, मतलब कि जो फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला हमारा था वो मेन फॉर्मूला हमने निकाल लिया क्या, डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू में कितना, स्मॉल एम, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। और आपको पता है मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या, स्मॉल एम बराबर होता है क्या, W इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल W इंटू में एम डैश, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में एम डैश इंटू में कैपिटल W। तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाता है किसका, ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, और यहाँ पर स्मॉल w होता है सोल्यूट का वेट होता है 1000, 1000 एक कांस्टेंट वैल्यू है। एम डैश होता है सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास होता है, w क्या होता है सॉल्वेंट का मास होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं, देखिए न्यूमेरिकल को करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन बोला गया है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। देखो 12.5 ग्राम का एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हमारे पास है, इसका मतलब स्मॉल w की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12.5 ग्राम गिवन है। इलेक्ट्रोलाइट इन 175 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मतलब 175 ग्राम पानी है, तो इसका मतलब कैपिटल W हमारे पास गिवन है 175 ग्राम। उसको बोला गया है गिव द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन 0.70 के, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है, यानी कि डेल्टा टीबी की वैल्यू गिवन है 0.70 के। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस का मोलर मास यानी कि एम डैश की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, और बोला गया है जल के लिए केबी की वैल्यू 0.52 है, तो केबी इक्वल टू है 0.52 है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला यहाँ पर पहले से ही पता है, फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू स्मॉल एम। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना आ जाएगा, केबी इंटू एम की वैल्यू कितनी होती है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में क्या होता है एम डैश इंटू में कैपिटल डब्ल्यू। ये आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो डेल्टा टीबी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.70 इक्वल टू केबी की वैल्यू 0.52 इंटू में स्मॉल डब्ल्यू है हमारे पास देखो 12.5 ग्राम, तो यहाँ पे रखेंगे 12.5 इंटू में हो जाएगा 1000 अपॉन में एम डैश हमें बताना है, एम डैश वैसे रख देंगे, तो कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास देखो गिवन है यहाँ पर कितना 175, डायरेक्ट वैल्यू आपको रख देनी है यहाँ पर, इसमें कुछ भी आपको सोचना समझना नहीं है।
और अगर हमें एम डैश की वैल्यू बतानी है तो सिंपल सी बात है, एम डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एम डैश को इधर लेके आइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.52 इंटू में 12.5 इंटू में 1000 बटे में, ये इधर है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 0.70 इंटू में 175। ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसका डायरेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 53.06। कितनी हो जाएगी, 53.06। ये क्या हो जाएगा, ये इसका सॉरी मोलर मास हो जाएगी, किसका, जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका मोलर मास हो जाएगा 53.06, ठीक है ना। और ये ग्राम मोल इनवर्स इसका मोलर मास। क्लियर हो गया। तो बोला बोला गया था ना, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस इन्होंने बोला है उसका मोलर मास बताइए, तो मोलर मास आ गया आपका, बस डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना था, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसमें कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला आपको सारा पता है। एक ये मेन फॉर्मूला आपका ये है, दूसरा मेन फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। डायरेक्ट वैल्यू देखो यहाँ पर सारी गिवन वैल्यू है, तो डायरेक्ट वैल्यू आपको रखनी है और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आज हम लोगों ने कवर किया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन के बारे में आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। कल की जो अगली क्लास होगी वो हमारी मतलब कि 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बची हैं। देखो 4 प्रॉपर्टी होती हैं टोटल। 4 में पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है यानी कि पहला होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हिंदी में बोले, तो दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना। तीसरा होता है फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में अवनमन होता है, और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब होता है। तो 2 हमारी कंप्लीट हो गई, अभी 2 बची हैं, तो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में दोनों हम आगे की कंडीशन को कवर कर देंगे, ठीक है। या नहीं होंगे, अगर छोटे वीडियो होंगे तो हम दोनों को अलग अलग कवर कर देंगे, छोटे छोटे वीडियो बना के उनको डाल देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आई है और तो अगर आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो रही हैं तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करिए, साथ में चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। देखिए वीडियो का वॉच टाइम तो आप लोग वीडियो देख पूरा रहे हैं, लोगों को साथ शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो है वीडियो जब अपलोड होता है तो चैनल का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो कोशिश ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करके पूरा बेल आइकन को ऑन कर दें वहाँ पर, जिससे आपको जो है सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।